देखिए, हमारे स्टूडेंट ने हमसे एक सवाल किया था। उनका सवाल ये था कि सर, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हमने ये देखा है कि मगध मगध एक राज्य है, उसकी जो एक शुरुआती प्रोमिनेंट डायनेस्टी है, हर्यंका डायनेस्टी, उस डायनेस्टी में हर पुत्र अपने पिता को ख़त्म करके ही सत्ता पे आ रहा है। एक समय में लोग इन चीज़ों से परेशान हुए और उन्होंने 413 बीसी में हर्यंकास को गद्दी से उतारा और शिशुनाग वंश को गद्दी पे बैठा दिया। तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि सर, ऐसे में ये जो प्रजा होती है, इसकी जो लॉयल्टी होती है, इसकी जो स्वामी भक्ति होती है, एलिजियंस होती है, वो किसके प्रति होती है? राजा के प्रति, धर्म के प्रति, या डायनेस्टी, उस राजा का जो वंश है उसके प्रति? इसका उत्तर देते हैं। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब हम प्रजा की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर किंग, एक खास प्रजा, एक राजा की। इसके अलावा जब हम एक ओवरऑल राजतंत्र सिस्टम की बात करते हैं तो ओवरऑल फ्रेज है प्रजा। सीधे सीधे आप समझिए कि आप एक समाज की बात कर रहे हैं, कि इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो चीज़ उन्होंने मिस की यहाँ पे, वो ये, आपकी जो लॉयल्टी होती है वो ऑलवेज, आपको इस बात को ध्यान में रखना है, वो आपके हित के प्रति होती है, आपके हितों के प्रति होती है। ये सुनने में थोड़ा आपको अलग सा लगा होगा, आप शायद बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनना चाहते होंगे, हम इसे अभी बड़ी बात बना देंगे। आपके हितों के प्रति होती। चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आप टैक्स पे करते हैं तो आप रिटर्न में क्या चाहते हैं? अपने लिए अच्छी सड़क, अपने लिए सुरक्षा, अपने लिए अच्छी शिक्षा। थोड़ी देर के लिए आपसे कोई कहे कि आप जो टैक्स पे कर रहे हैं उससे आपको ये कुछ नहीं मिलने वाला, उस मुल्क के लोगों को देंगे, तो आपको टैक्स देना है। फिर हमारे देश में आज़ादी के समय में एक लहर चली, और वो लहर क्या थी? नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अंग्रेजी सरकार को हमने ये नारा दिया कि अगर हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा लॉ मेकिंग में कि टैक्स यूज़ कैसे करना है, तो हम टैक्स नहीं देंगे। अगर टैक्स हमारा है तो टैक्स के इस्तेमाल से जुड़े निर्णयों पर अधिकार भी हमारा होना चाहिए। अब वो बात अलग है कि इंडिविजुअल्स ग्रुप में आए, ग्रुप से एक सोसाइटी बनी और पूरी सोसाइटी ने ये बात रखी अंग्रेज़ों के सामने। बट सवाल यहाँ पर बड़ा खड़ा होता है कि मैटर ऑफ डिस्कशन तो यहाँ एक इंडिविजुअल ही है। एक इंडिविजुअल के लेवल पे आके बात करें तो आप टैक्स देते हैं अपने हित के लिए, ये पहली चीज़ है। तो आप एक राजा को चुनते हैं, आप एक राजा को स्वीकारते हैं, आपका हित मतलब आप ये चाहते हैं कि वो आपके पंथ की रक्षा करे, वो आपको आपके पंथ और धर्म की स्वतंत्रता दे, वो आपके खेतों की, आपके मवेशियों की, आपके परिवारों की सुरक्षा करे, वो आपके जीवन को प्रगति देने के लिए नियम बनाए, वो इस तरह के उद्योग धंधे चलाए जिससे आप और आपका परिवार प्रगति करे। इतनी बात समझ में आई? तो हित सर्वोपरि होता है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है यहाँ पर कि ये जो आपका हित है, आपके इस हित को संतुलित करने की ज़रूरत होती है। चलिए समझते हैं कैसे। मेरा हित क्या है, मेरी इच्छाएं क्या हैं और मेरी आवश्यकताएं क्या हैं। मेरी इच्छाएं, मेरा हित क्या है कि मुझे आने जाने के लिए एक वाहन उपलब्ध होना चाहिए कि मैं इमरजेंसी में इलाज लेने के लिए रात बेरात जा सकूं। पर मुझ में तो इच्छाएं पैदा हो सकती हैं कि मुझे इससे 150 किलोमीटर पर आवर से चलाना है, 200 किलोमीटर पर आवर पे चलाना है। ऐसी इच्छाएं मुझ में आ सकती हैं और मैं हमेशा इसे मेरी आवश्यकता के रूप में स्थापित करना चाहूँगा कि मैं लेट हो रहा था, मैं परेशानी में था,
तो मेरी ये जो इच्छा है कि मैं 150 किलोमीटर पे चलाऊंगा, ये दूसरे व्यक्ति की जीने की इच्छा के लिए खतरा नहीं है क्या? खतरा है ना? तो मेरी इस इच्छा को रोक लगाई जाएगी। तो वो जो रोक लगानी है वह भी हित को ध्यान में रख के लगाई गई है। वह है हर व्यक्ति का एक निजी हित कि वह जीना चाहता है, क्योंकि एक समाज में मैं अकेला नहीं रहता। मैं मेरे ही हितों को देख करके कार्य कर रहा हूं, पर मेरे बगल वाले के भी अपने हित है, उसके साथ बैठे के भी अपने हित है। तो सबके हितों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ सार्वभौमिक हितों की रचना करते हैं। द यूनिवर्सल इंटरेस्ट मैटर्स, द यूनिवर्सल बेनिफिट्स, हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। पहली बात, इन हितों की पूर्ति हो इसके लिए अधिकारों की रचना होती है। हमारे अधिकार, मेरे अधिकारों के साथ साथ कुछ हमारे सामूहिक अधिकार, कलेक्टिव अधिकार, और हमारे अधिकारों के आगे हमने जो राज्य बनाया उसके राज्य के भी अधिकार, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली हमारे ही अधिकारों के लिए है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो इंडिविजुअल्स को अवेलेबल हैं, वो एंटिटीज़ यानी कि कंपनीज़ को भी अवेलेबल हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जब देश के अंदर किसी तरह का कोई अग्रेशन आया एक्सटर्नल सोर्स से, तो तब हमारे इंटरेस्टों को प्रोटेक्ट करना ये है कि हमारे जीवन को प्रोटेक्ट करना। और तब हमारे जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ उस समय में ये है कि कोई भी देश को तोड़ने और वलगराने वाली ताकतों को सरकार नियंत्रित कर सके उस समय में। ऐसे में हमारे फंडामेंटल राइट्स की शक्तियाँ उस समय में कम हो जाती हैं, नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। तो तब राज्य के अधिकार, राज्य ज़्यादा ताकतवर है, द स्टेट ऑफ इंडिया। लेकिन उसका एंड पर्पस क्या है? हमारे ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो जब हम हितों पर बात करते हैं तब हमें एक जवाब मिलता है, हमारे हितों की पूर्ति जो शासन करे वह हमारे लिए सुशासन कहलाता है। जो शासन, जो नियम, जो नीतियाँ हमारे हितों की सुरक्षा और पूर्ति करते हैं, हम उन्हें सुशासन कहते हैं। और जनता की लॉयल्टी या एलिजियंस हमेशा सुशासन के प्रति रही है। राजा, वंश या फिर धर्म अगर सुशासन देने में अक्षम है, अगर वह धर्म आपके हितों के परे जा रहा है, आपकी तर्क संगत इच्छाओं के परे जा रहा है, तो आप उसे मानेंगे ही नहीं अपने धर्म के रूप में। अगर वह राजा और उसका वंश आपके हितों के अनुकूल नहीं है, आप नहीं रह पाएंगे उसके प्रति स्वामी भक्त, क्योंकि वह सुशासन की ओर जा ही नहीं पाएंगे। वो शक्ति का प्रयोग करेंगे आपके विरुद्ध। आपका अहित कर रहे हैं फिर भी आपसे कर चाहेंगे, वह आपका अहित कर रहे हैं फिर भी आपसे सेवा चाहेंगे। वो आपको डेस्टिट्यूशन में जीने के लिए विवश कर रहे हैं और फिर भी आपसे स्वामी भक्ति चाहेंगे। ये दबाव में तो किया जा सकता है, बल के प्रयोग से भी कराया जा सकता है, लेकिन प्राणी और प्राणियों से बना समाज इसका तोड़ निकालने में लगातार लगा जाता है। जब भी उसे इसके काउंटर कहीं और बल मिले, वो उस बल के प्रति झुक के इस बल को तोड़ देते हैं और शासन बदल देते हैं, राजा बदल देते हैं, डायनेस्टीज़ बदल देते हैं, वह धर्म की उन पुस्तकों को भी बदल देते हैं। और यह होता है विश्व भर में, क्योंकि व्यक्ति का हित बहुत बड़ी चीज़ है। अब व्यक्ति का हित तर्कशील हो तो तर्क की कंडीशन लग गई। आपका हित जनहित को प्रभावित ना करता हो, यह भी एक कंडीशन लग गई। आपका हित अन्य प्राणियों के हितों को, जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि अल्टीमेटली वह भी, उनका सुरक्षित रहना भी आप ही के हित में है। तो कई बार आप अपने हित को लेकर बड़े सीमित हैं, उससे बड़ा नहीं सोच सकते। लेकिन बहुत बड़े बड़े विजनरीज, दार्शनिक, स्कॉलर्स बहुत एनलार्ज्ड विजन रखते हैं आपके हित को लेकर के। वो उस विजन में इनकैप्सुलेट करते हैं पूरी इकोलॉजी को, इन्वायरमेंट को, पूरे वर्ल्ड के ऑर्डर को, एवरीथिंग। तो फिर वो आप ही के हितों की सुरक्षा के लिए
आप ही के हितों से जुड़ी इन डिमांड्स को कई तरह के विचारों में, कई तरह की डॉक्ट्रिन्स के रूप में, कई तरह की इंस्ट्रक्शंस के रूप में, कई तरह की धार्मिक स्क्रिप्चर्स में एम्बेड कर देते हैं, दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस में एम्बेड कर देते हैं, कस्टमरी लॉज, कल्चर्स और परंपराओं में डाल देते हैं, और अंततः आपकी हर आने वाली पीढ़ी इनको माने ताकि उनके पिछले लोगों के और उनके भावी लोगों के हित इसी तरह से हल होते रहें, हितों की पूर्ति होती रहे। इसलिए किसी समाज में रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की इम्पोर्टेंस होती है, वो सेक्रेड होती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स इम्पॉर्टेंट होती हैं, इसलिए कई फिलॉसफीज़ और कॉन्स्टिट्यूशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अंततः वह सुशासन की ओर ही ले जाते हैं। उस सुशासन को जांचने का तरीका कि आपके हित पूरे हो रहे हैं कि नहीं, हित जिन्हें कई पैमानों पर संतुलित करना है, कई पैमानों पर। आपका बेहतर जीवन जीने की इच्छा से जुड़ा आपका ये हित ही है ना, ये किसी के लिए अहित तो नहीं कर रहा, क्योंकि उसका भी तो हित है। तो इसलिए जब आप 10 लोग, हम 10 लोग एक टीम में एक ट्रिप पे जा रहे हैं, मैंने सबसे क्या पूछा, क्या पियोगे? एक ने बोला मैं कोक, एक ने बोला मैं थम्स अप, एक ने बोला मैं फलाना टमकर, सब ने बोला। मैंने देखा एक ने बहुत अवल्ली डिमांड रख दी 80-90 रुपए वाली ड्रिंक, तो मैं अब पैसे देखूंगा, और पैसे देखते हुए मैं लगभग सबका हित पूरा हो ड्रिंक से एसोसिएटेड वो अवेल कराऊंगा, और आपको सहमत कराऊंगा कि जितनी हमारी चादर है उसको देखते हुए हमारी जो ट्रिप में आवश्यकता हो सकती है, वो ये प्यास बुझाने की, एनर्जी लेने की, उस हिसाब से हम 15 रुपये की ड्रिंक अफोर्ड कर सकते हैं। इसी में सबका हित है। तो आप सब सहमत होंगे, कन्विंस होंगे, और आप एक नियम बनाएंगे कि 15 रुपये के अंदर वाली ड्रिंक, अब इसमें चॉइसेस रख दो अपनी, और इसी नियम से आप और अगले लोग भी जिएंगे। तो कोई तो ऐसा होना चाहिए उन 10 में जो 10 के ऊपर उठ के 10 को देखे, क्योंकि हर इंडिविजुअल सिर्फ अपने को देख रहा है, अपने हित को देख रहा है, दूसरा अपने, तीसरा अपने। जो इन सबके हितों को देखे और सबके हित पूरे हो, इसके लिए व्यवस्था दे, उसी को शासन समझना है। वही राजन है, वही सरकार है, उसी को तो व्यवस्था देनी है। तो वह तो इन्हीं के हितों के लिए था। वह कब भोग विलासी हो गया? इनके द्वारा कलेक्ट किए गए पैसे, इनको 15 की ड्रिंक भी नहीं दी, पैसे कलेक्ट किए, को अकेला सारी रेड बुल पी गया, और सारे बैठ के कह रहे ये क्या। हमने जब पानी मांगा तो हमें कह रहा था दूर एक कुआं दिखा, वहां जाके मुंह लगा के पी लो, और ट्रिप पे जाने से पहले 15। तो आप लोग जब स्कूल को पैसे देते थे, वापस आके आप लोग क्या कहते थे? ठग लिया, इतने पैसे ले लिए, वहाँ पे ना कुछ खिलाया ना कुछ पिलाया, कह दिया ऐसा कर लो, ऐसा टुट्टी पर जी रोटी ढाबे में रात को खिला दी फलाना, आगे से इनके साथ ट्रिप नहीं। आप ठगे गए, मतलब आपके हितों की जो पूर्ति आपको लगता था होगी वो नहीं की गई। किसी ने आपका अहित करके अपने ही हित को प्राथमिकता देके उसे पूरा कर लिया। वो कौन था? जिसे आप सबने अपना हित संभालने को दिया था। अब आप ऐसा ट्रिप नहीं लगाएंगे, उसे नुकसान होगा, या आप अपने लेवल पे ऑर्गेनाइज करेंगे तो भी उसे, आप उसकी अथॉरिटी को डिनाई कर दोगे। आप उस आदमी को लाके बैठाओगे कि ये अच्छा पार्टी ऑर्गेनाइजर है, पैसा खाता भी नहीं है, पूरे मजे भी दिलाता है, जोरावर, इसको नया राजा चुनते हैं। तो जो वंश, जो धर्म, जो राजन सुशासन दे सकता है, ऐसा लोगों को लगता है। सुशासन जो जनमानस, समाज के हितों की सुरक्षा करे, यह सुशासन ऐसा जब लोगों को लगता है तो उसके लिए एक व्यक्ति आता है, उन्हें कन्विंस करता है। जैसे सरकारें मैनिफेस्टो लाती हैं, मैनिफेस्टो में सरकार ने ऐसा लिखा होता है, हमें चुनाव कीजिए, हम जीतने वाले दिन ही आप सबको स्टेज पे बुला के 4-4 झापड़ लगाएंगे। तो वोट डालेंगे ऐसी सरकार को? आप क्या, हम आपको लैपटॉप देंगे, हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, जलंधर में साफ सड़कें, स्ट्रीट लाइट, 24 घंटे बिजली, पानी, ये आप सबका हित है ना? आप इसके लिए वोट डालते हो ना? जो आपके हितों की पूर्ति नहीं करता, आप उसे बदल नहीं देते?
इसलिए केंद्र सरकार के अलावा राज्यों की भी तो सरकारें हैं। आप उस काउंसलर को जिताते हैं ये कह के कोई बात नहीं, हमारा काउंसलर हमारा कोई काम नहीं करता, पर ये जिस पार्टी से बिलोंग करता है उस पार्टी के काउंसलर दूसरे मोहल्लों के तो इतने काम कर रहे हैं, किसी का तो सोच लो, जनहित का सोचो। ये जनहित नहीं है, ये बोगस काम है, ये बोगस काम है। आप एक करप्ट काउंसलर को सपोर्ट किए जा रहे हैं किसी अदर पार्टी वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण। आप किसी वर्गलावे में आ गए हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है, कई राजनीतिक पार्टियां, कई राजे आपको मदिरा के नशे में डुबाना चाहते हैं, समाज में नशा फैलाते हैं, समाज से शिक्षकों को ख़त्म करते हैं कि विद्या ना दी जाए, समाज से चिंतन और चेतना को ख़त्म करते हैं, विचारकों को ख़त्म करते हैं, स्कॉलरली लोगों को, स्कॉलरली इंस्टीट्यूट्स को ख़त्म करते हैं, ताकि वो आपसे इन विषयों पर चर्चा ही ना करें। ऐसा ही परिस्थिति कर देते कि आप अपना हित ही ना पहचानें। और जिन चीज़ों से आपका कोई हित नहीं है, कई बार उन चीज़ों को आपका हित बना के रखा जाता है और ये कहा जाता है ये सबसे बड़े हित है, इन पे ध्यान केंद्रित करो। इसलिए फिर कई लोग बार बार आपको कहते हैं प्लीज़ आप बहकाए जा रहे हैं, आप भ्रम में आ रहे हैं, भाई इससे आपका हित नहीं है, आपके रियल हित इधर हैं, इधर क्यों नहीं पूछते सरकार से, ये इधर क्यों नहीं ध्यान देते। ये सबसे ज़्यादा तंग करते हैं राजाओं को और सरकारों को। इसलिए कई बार आप सोचते हैं कि एक आदमी का ऑपोजिशन राजा को, सरकार को इतना तंग कर गया कि उस मंसूर को सूली चढ़ा दिया। जवाब ये है कि वो एक आदमी नहीं है, उसकी बात गलती से कहीं समाज ने सुन ली तो समाज अपने हितों पे आ जाएगा, और समाज अपनी पे आ गया जिस दिन, तो उस दिन आखिरी दिन है उस राजा का। राजा ये जान गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जान रहा है कि जो गोली मैंने खिलाई है ये उस गोली का एंटीडोट है। तो अंततः नतीजा क्या है? सुशासन। जब भी तो कई बार समाज बड़ा कमज़ोर हो जाता है वंश, चाह कर के भी उस राजा को नहीं, उसको नहीं हटा पा रहा जो सुशासन नहीं दे रहा है। समाज बहुत कमज़ोर, निर्बल, ऐसे में समाज अपने में जीने लग जाता है, राजा पे ध्यान ही नहीं देता। ऐसे राजा और प्रजा का कनेक्ट टूट जाता है। ऐसे में उस राजा को कोई भी विदेशी आए, मारे, ख़त्म करे, प्रजा विद्रोह नहीं करती, प्रजा विरोध नहीं करती। मिडेवल पीरियड के शुरुआती दौर में जब विदेशों से लोग भारत में आए और उन्होंने भारतीय राजाओं के साथ युद्ध करके उन्हें ख़त्म किया, तो उस समय में फ्यूडलिज्म का दौर इतना प्रबल था, लोगों की परिस्थितियां ख़राब थीं, लोकलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इतना स्ट्रांग हो चुका था, क्लोज्ड इकोनॉमी, कि लोगों को ये अंतर ही नहीं पड़ रहा था कि राजा के स्तर पर कौन बदल रहा है कौन नहीं, चलने दो। तो इस वजह से वो विद्रोह या विरोध नहीं हुए। ओके, तो दैट इज़ द कंडीशन, ये कहानी है। और कई बार समाज ऐसा भी होता है कि राजा को पुनः लाने के लिए किसी विदेशी ताकत का विरोध नहीं करता, एक नई राज शक्ति बनाने के लिए विरोध करता है, जैसा फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किया। पुराने राजाओं को गद्दियों पे बैठाने के लिए नहीं, नई राज व्यवस्था लाने के लिए, यानी कि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया बनाने के लिए, क्योंकि लोग जानते थे कि राजाओं से हित साधा नहीं जाएगा, विदेशी शासक भी हित नहीं साध रहा, एक लोकतांत्रिक, एक प्रजातंत्र सिस्टम लाना पड़ेगा, गणराज्य, जो ही हमारे अंततः हितों को साधेगा, वही होगा द वेलफेयर स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज द इंडिया। ओके, इसलिए उसमें पहला ही चैप्टर यूनियन एंड टेरिटरी का क्लियर, लैंड क्लियर, कहाँ बस रहे हो आप, फिर नागरिकता, नगर में बसने वाले नागरिकता क्लियर, सेकंड चैप्टर। तीसरा ही चैप्टर आपके हितों का है, फंडामेंटल राइट का। कभी ध्यान दो इस बात पे, वो मेन चीज़ यही है। ओके, तो इतिहास खंगाल लेना सारा, सुशासन को चुना है लोगों ने, हित को चुना है लोगों ने। आपका हित हो, किसी का हित नहीं, इसके लिए धर्म ग्रंथ प्रयास करते रहे, शिक्षक प्रयास करते रहे, डॉक्ट्रिन्स आती रहीं, कॉन्स्टिट्यूशंस आते रहे, सबके हितों को समय समय पर जानना, ये भी काम होता रहा, और सबको बताना कि वाजिब हित क्या होते हैं। अनर्गल इच्छाएं ना पालो, आवश्यकताओं को समझो, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर फोकस करो, सिर्फ मटेरियल हितों पर ध्यान मत दो। इन चीज़ों पर भी दार्शनिकों ने लगातार काम किया। तो जब सरकारें हित साधने में कमज़ोर हो जाती हैं, समाज अहितकारी हो गया है, लगातार प्रयासों से समाज अहितकारी हो गया है, तब सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स आते हैं और वो सोसाइटी को दोबारा से रीफॉर्म करते हैं कि ये सोसाइटी लार्जर इंटरेस्ट में वर्क करे, फ्यू इंडिविजुअल या फ्यू ग्रुप्स या फ्यू कास्ट या फ्यू वर्णा के इंटरेस्ट में नहीं।
तो पहले एंशियंट पीरियड में भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आई हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, श्रमणास ट्रेडिशंस, फिर मिडेवल इंडिया में भी आई हैं भक्ति सूफी सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स, और फिर मॉडर्न इंडिया में भी हमारे रेनेसेंस हुआ है। तो जब समाज में कई बारी कुरीतियाँ व्याप्त कर जाती हैं, ईविल्स आ जाती हैं, जो आपका अहित करने के लिए बहुत काबिल हैं, इसको दूर करने के लिए समाज ही का पुनर्गठन करना पड़ता है, रिफॉर्मेशन करना पड़ता है, और अच्छी चीज़ों को पुनः रिवाइवल करना पड़ता है। इसलिए रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स आती हैं, ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स लाते हैं और वो लोगों को अपने साथ लेते हैं, ईविल्स को दूर किया जाता है। अंततः नतीजा क्या है? सबका हित, औरत का भी हित, बच्चियों का हित, क्यों ना हो विधवा का पुनर्विवाह, क्यों करें हम कन्याओं का बाल विवाह, क्यों हम शूद्रों को कई तरह के कार्यों से बाहर रखें, क्यों हम अवर्णों को सुविधाएं ना प्रदान दें, क्यों हम कुछ ही वर्णों के लिए खास चीज़ों, खास विशेष प्रावधानों का प्रावधान रखें, इन पर सवाल खड़े किए जाते हैं। क्यों कुछ ही लोगों का इंटरेस्ट ही सोशल इंटरेस्ट बना हुआ है, दूसरे बंदे नहीं। तो ये करती हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, उनका इंटरेस्ट पूछती हैं और फिर वो बोलती हैं ये है असली भारत का सोशल इंटरेस्ट। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई अफर्मेटिव एक्शंस हैं, जैसे कि रिजर्वेशन, और कई तरह के लाभ दिए गए हैं। इसलिए पंचायतों में वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया है, इसलिए SC ST को रिजर्वेशन है, OBC को रिजर्वेशन है, क्योंकि लार्जर सोशल इंटरेस्ट ही इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। छोटे से ग्रुप का इंटरेस्ट लार्जर सोशल इंटरेस्ट बना के मत दिखाइए। लार्जर सोशल इंटरेस्ट तब वो जब मैक्सिमम से, इसलिए हमने डेमोक्रेसी से भी आगे जाके रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट अपनाया है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट फॉर इंडियन नेशन, नॉट द मेजॉरिटी। इंडिया इज नॉट अ मेजॉरिटेरियन स्टेट, इंडिया इज अ स्टेट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। ये गणराज्य है, सिर्फ लोकतंत्र नहीं। ओके, सो दैट इज द आंसर। सुशासन इज द आंसर। जनता का एलिजियंस, जनता की स्वामी भक्ति किसके प्रति? एक समय के लिए किसी जात के प्रति हो सकते हैं, किसी धर्म के प्रति। अंततः वो ये मान रहे हैं कि इस जात का समर्थन या धर्म का समर्थन करके भी हमारा हित हो रहा है। बस ये है कि उन्हें बताना होता है, दार्शनिक बताते हैं कि दूसरी जातों के साथ, दूसरे पंथों के साथ ऐसा मत करो, वो अलग बात है। लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट ही प्राइमेसी लेके जाता है, उसे फिर हम लार्जर इंटरेस्ट में कन्वर्ट करके सोशल इंटरेस्ट बना के सोशल पॉलिसीज़ में रिफ्लेक्ट करा लेते हैं, वो सर्वहित हो जाता है। ऐसा है। ओके, आज ये क्वेश्चन आंसर किया, इनके कुछ और क्वेश्चंस भी थे, वो बारी बारी से हम करेंगे। थैंक यू।